चलिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के 19 दिसंबर वाले फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का विश्लेषण करते हैं। हम सीधे सवालों पर जाएंगे, उनके जवाब देखेंगे और साथ ही वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी समझेंगे जो आगे की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम इस विश्लेषण को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, फिर करंट अफेयर्स और जीके, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री और आखिर में बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की। इस सेक्शन से इस बार काफी सवाल बने हैं, तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया। पहला सवाल था खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर। सीधा सा सवाल था, 2025 में जो हुआ वो कौन सा एडिशन था? और इसका सीधा सा जवाब है 7th एडिशन। देखिए, सिर्फ जवाब रटना काफी नहीं होता। अगली शिफ्ट्स में हो सकता है होस्ट स्टेट पूछ लें, या मस्कॉट के बारे में, या फिर मेडल टैली का टॉपर कौन था। तो ये डिटेल्स याद रखना जरूरी है, जैसे कि होस्ट बिहार था और महाराष्ट्र मेडल्स में सबसे आगे रहा। चलिए अब थोड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। अगला सवाल था 2025 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को लेकर कि भाई ये हुए कहाँ थे। तो इसका सही जवाब है मैड्रिड, स्पेन। तारीख भी ध्यान में रख सकते हैं, 21 अप्रैल 2025। स्पोर्ट्स सेक्शन का एक और सवाल, और ये था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। नाम है आमंद डुप्लांटिस, जो कि एक जबरदस्त पोल वॉल्टर हैं। उन्होंने ये कारनामा किया जून 2025 में 6.28 मीटर्स की छलांग। सोचिए, स्टॉकहोम डायमंड लीग में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। कमाल की अचीवमेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की तरफ। देखते हैं इस सेक्शन में क्या कुछ इंटरेस्टिंग पूछा गया। इकोनॉमी से एक क्लासिक सवाल, आरबीआई का रेपो रेट, खासतौर पर अप्रैल 2025 का रेट पूछा गया था। तो अप्रैल में ये रेट था 6%। इसमें 0.25% की कटौती की गई थी। और यहाँ ये ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। 2025 में रेपो रेट लगातार कम होता गया। फरवरी में 6.25% था, जो दिसंबर तक 5.25% पर आ गया। ये ट्रेंड आगे के एग्जाम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट हिंट हो सकता है। अगला सवाल बुक्स एंड ऑथर्स कैटेगरी से था। किताब का नाम है लॉर्ड्स ऑफ द अर्थ एंड सी, अ हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर। इसके लेखक कौन है, ये पूछा गया था। और इसके लेखक है अनिरुद्धा कनिसती। पॉलिटिक्स से भी एक सीधा सवाल था, नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव किस राज्य में हुए? इसका जवाब है बिहार। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर सवाल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बाय इलेक्शन पूछा जाता तो जवाब मिजोरम होता। यही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मार्क्स का डिफरेंस बना देती हैं। अब आते हैं साइंस सेक्शन पर। पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ फटाफट सवाल देख लेते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था डोमेस्टिक वायरिंग के कलर कोड्स पर। जैसा कि हम जानते हैं, लाइव वायर के लिए लाल रंग, न्यूट्रल के लिए काला और अर्थ वायर के लिए हरा रंग होता है। सवाल में लाइव वायर का रंग पूछा गया था। एक न्यूमेरिकल भी था, वर्क डन कैलकुलेट करने पर। इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना था, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी गई थी, बस फॉर्मूला लगाकर डिफरेंस निकालना था और सही जवाब आता है 210 जूल्स। अच्छा, अब कुछ और वन लाइनर सवाल और उनके जवाब देख लेते हैं। एल्यूमिनियम को एनोडाइज क्यों करते हैं? जंग से बचाने और सरफेस को हार्ड बनाने के लिए। सूर्योदय से पहले सूरज क्यों दिखता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एलिमेंट किससे बना होता है? एक ही तरह के एटम से। किस पेयर में न्यूट्रॉन सेम है? बोरॉन और कार्बन, दोनों में 6। वॉशिंग सोडा में क्या नहीं होता? सल्फर। और साबुन के बारे में क्या गलत है? ये कि वो हार्ड वाटर में भी अच्छा काम करता है, जो कि नहीं करता। और अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट। देखते हैं यहाँ से क्या सवाल आए थे। यहाँ भी कुछ सीधे सीधे सवाल थे, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करती हैं? ये मैच्योर एग्स को बनने से रोकती हैं। डाइजेशन में जीभ का क्या रोल है? खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना। लाइसोसोम का काम सेल के वेस्ट को डाइजेस्ट करना। सेंसेशंस कौन ट्रांसमिट करता है? नर्व सेल यानी न्यूरॉन। फसलों के लिए कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है? कीड़े, क्योंकि वो बायोटिक हैं। और 107 नेशनल पार्क कौन सा बना? ओडिशा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो इस पूरे पेपर को देखकर एक बात तो साफ है, जोर था रीसेंट करंट अफेयर्स यानी 2025 की घटनाओं पर और साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ट्रेंड को देखकर अगली शिफ्ट की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है।
आज हम ना एक तरह से जासूसी करने वाले हैं। 19 दिसंबर 2025 को जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसकी पहली शिफ्ट का पेपर हमारे सामने है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं होने वाला है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब ये जानने की कि परीक्षक आखिर उम्मीदवारों से क्या चाह रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जवाब रट लेना काफी नहीं होता। ये समझना पड़ता है कि सवाल क्यों पूछा गया। और इस पेपर को देखकर तो लगता है कि अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए इसी जासूसी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स और खेल की। पहला ही सवाल था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पर। हाँ, और सवाल ये था कि ये कौन सा संस्करण था, तो जवाब है 7वां संस्करण। ठीक है, लेकिन इसके आसपास की जानकारी ज्यादा जरूरी है। ये बिहार के 5 शहरों में हुआ था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। अच्छा, 5 शहर। जी, और इसका शुभंकर था गगसिम्हा, जो हाथी और शेर का एक मिश्रण है। और टैगलाइन भी दिलचस्प थी, खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, तो एक बड़े राष्ट्रीय इवेंट पर सवाल। ये तो उम्मीद के मुताबिक ही है। लेकिन अगला ही सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025। हाँ, और यहीं से पैटर्न थोड़ा बदलता हुआ दिखता है। कैसे? परीक्षक ये साफ संकेत दे रहे हैं कि अब सिर्फ देश की खबरों से काम नहीं चलेगा, आपको दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी नजर रखनी होगी। सही बात है। लॉरियस अवार्ड्स, जिन्हें एक खेलों का ऑस्कर भी कहते हैं, वो मैड्रिड में हुए थे और कुछ बड़े नाम थे, जैसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर साइमन बायस और टीम ऑफ द ईयर थी रियल मैड्रिड। आपने मुंडो डुप्लांटिस का नाम लिया और उन पर एक अलग से सवाल भी था। हाँ बिल्कुल, कि उन्होंने पोल वर्ल्ड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। मुझे ये सवाल थोड़ा ज्यादा ही स्पेसिफिक लगा, मतलब इतनी गहराई में। यही तो बात है, अब तैयारी का स्तर बदल रहा है। अब सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि वर्ल्ड कप कौन जीता, अब वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि किसी एथलीट ने जून 2025 में 6.28 मीटर की छलांग लगाकर 12वें बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब अब सिर्फ सुर्खियों से काम नहीं चलेगा, विवरण में जाना होगा। बिल्कुल, और यही चीज हमें अर्थव्यवस्था के सवाल में भी दिखी। हाँ, वो रेपो रेट वाला सवाल। हाँ, अप्रैल 2025 में आरबीआई का रेपो रेट कितना था? एकदम। यहाँ सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि रेपो रेट क्या होता है, आपको उस महीने का सटीक आंकड़ा पता होना चाहिए था, जो कि 6% था। हाँ, 6%। और इसके पीछे की कहानी भी है। 7 फरवरी को ये 6.25% था, जिससे 0.25% घटाया गया था। मतलब परीक्षक ने जानबूझकर ऐसा समय चुना जहाँ हाल में ही बदलाव हुआ हो, ताकि पता चले कि कौन अपडेटेड है और कौन नहीं। सही पकड़ा। अच्छा, एक और करंट अफेयर्स का सवाल था राष्ट्रीय उद्यानों पर। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? ये सवाल भी उसी पैटर्न पे है। अप्रैल 2025 में ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सिमलीपाल, ओडिशा। हाँ, और इससे जुड़ी एक और जानकारी जो काम आ सकती है। मार्च 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अच्छा, तो लेटेस्ट वाले पर हमेशा नजर रखनी है। बिल्कुल। और अब वो सवाल जिस पर शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, नवंबर 2025 में किस राज्य में चुनाव हुए? हाँ, ये सवाल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जवाब हो सकते थे। अगर सवाल विधानसभा चुनाव का था तो जवाब है बिहार। ठीक है। लेकिन अगर सवाल में कहीं उपचुनाव या पूर्वोत्तर का जिक्र था तो जवाब मिजोरम होता, जहां डंपा सीट पर उपचुनाव हुआ था। अच्छा, तो ये तो एक तरह का ट्रैप था। हाँ, ये आपकी समझ को परखने के लिए था कि आप आम चुनाव और उपचुनाव का अंतर जानते हैं या नहीं। वाह, तो करंट अफेयर्स का सार ये है कि दायरा बढ़ाना होगा, गहराई में जाना होगा और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चलिए अब विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही सवाल, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? बहुत आसान लगता है, पर इसमें भी एक छोटी सी बात छुपी है। जवाब तो Na है। तो इसमें छुपा क्या है? छुपा ये है कि Na सोडियम शब्द से नहीं बल्कि उसके लैटिन नाम नेट्रियम से आता है। अच्छा, ये एक क्लासिक तरीका है ये जांचने का कि आपने सिर्फ रटा है या आपको उसके पीछे का कारण भी पता है। समझ गया। अगला सवाल भौतिकी से था। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वारक या एपर्चर। आसान भाषा में ये दर्पण का वो हिस्सा है जहां से रोशनी टकराती है। जितना बड़ा द्वारक उतनी साफ तस्वीर। ठीक है, एक बेसिक परिभाषा। और एक व्यवहारिक सवाल भी था। घरेलू वायरिंग में लाइव तार का रंग क्या होता है?
हाँ, ये दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी में है। तो क्या होता है रंग? लाइव तार हमेशा लाल होता है, जो खतरे का संकेत है। न्यूट्रल काला और अर्थ वायर हरा या हरा पीला। ये तो सबको पता होना चाहिए। सही बात है, सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अच्छा, एक और सवाल रसायन विज्ञान से था। एल्यूमिनियम पर एनोडाइजिंग क्यों की जाती है? एनोडाइजिंग एक बहुत ही स्मार्ट प्रक्रिया है। इसमें एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक बहुत मजबूत परत चढ़ा दी जाती है। एक तरह का कवच। बिल्कुल, एक सुरक्षा कवच। ये उसे जंग लगने से बचाता है और उसे ज्यादा कठोर और खरोच रोधी बना देता है। अब एक न्यूमेरिकल पे आते हैं। सवाल था कि 20 किलो की वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? हाँ, और यहाँ पर काम आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। एक मिनट, हम वो सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, बल गुणा विस्थापन वाला? बहुत अच्छा सवाल है। वो हम तब लगाते हैं जब बल स्थिर हो। यहाँ वेग बदल रहा है, मतलब त्वरण है, तो हमें पहले बल निकालना पड़ेगा, जो लंबा काम है। अच्छा, कार्य ऊर्जा प्रमेय एक शॉर्टकट है। ये कहता है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में आए बदलाव के बराबर होता है। तो बस हमें ऊर्जा में बदलाव निकालना है। बिल्कुल। पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालेंगे, हाफ mv² से, वो आएगी 40 जूल। ठीक है। फिर अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, जो आएगी 250 जूल। तो किया गया कार्य हुआ 250 - 40, यानी 210 जूल। ये तो काफी सीधा है अगर प्रमेय पता हो तो। हाँ, यही बात है। एक और सवाल था, किन दो तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है? इसे हल करने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की संख्या = द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या। दिए गए विकल्पों में बोरॉन के लिए ये 11, 5 = 6 न्यूट्रॉन है और कार्बन के लिए 12, 6 = 6 न्यूट्रॉन है। तो जवाब हुआ बोरॉन और कार्बन। ठीक है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पर था। एक और सवाल था एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया पर। ये अभिक्रिया है। और दूसरा कथन था कि इससे सोडियम एसिटेट और जल बनता है। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही थे। मतलब ये अम्ल प्लस क्षार = लवण प्लस जल वाला क्लासिक नियम था। एकदम। और एक और क्लासिक सवाल जो हर परीक्षा में आता है, सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्यों दिखता है? इसका एक ही जवाब है, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ, जब सूरज की किरणें हमारे वायुमंडल में आती हैं तो वो मुड़ जाती हैं। इसी वजह से हमें सूरज तब भी दिखता है जब वो असल में क्षितिज के नीचे होता है। तो विज्ञान से भी यही निष्कर्ष है, बेसिक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और क्यों और कैसे पर ध्यान देना है। चलिए अब जीव विज्ञान की ओर चलते हैं। पहला सवाल था मेंडल के प्रयोग पर। हाँ, आनुवंशिकी का सबसे बुनियादी सवाल। शुद्ध लंबे टीटी और शुद्ध बौने टीटी पौधे के संकरण से पहली पीढ़ी कैसी होगी? सभी पौधे संकर लंबे होंगे। उनका जीनोटाइप तो टीटी होगा, पर वो दिखेंगे लंबे क्योंकि लंबेपन का जीन प्रभावी होता है। अच्छा, तो ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की समझ का टेस्ट था। अगला सवाल, पाचन में जीभ का क्या काम है? वैसे तो जीभ के कई काम है, पर सवाल में पाचन का पूछा गया था, तो इसका मुख्य काम है भोजन को लार के साथ मिलाना और उसे निगलने लायक बनाना। ठीक है। एक सवाल पौधों से था कि पराग कणों को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक कौन पहुंचाता है? ये काम वर्तिका के जरिए होता है। वर्तिका वो नली है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। पराग नली इसी से होकर जाती है। समझ गया। अब आते हैं लाइसोसोम पर। इसका मुख्य काम क्या है? इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं ना? हाँ, कहते तो हैं, लेकिन इसका काम सिर्फ आत्महत्या करना नहीं है। ये कोशिका का सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी? जी। इसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं वो कोशिका के अंदर का सारा कचरा, टूटे फूटे अंग, बैक्टीरिया, इन सबको पचा जाते हैं। और जब कोशिका बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तब ये फटकर पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये कोशिका का क्लीन अप क्रू है। हाँ। अगला सवाल था, गर्भ निरोधक गोलियां जनन को कैसे रोकती हैं? ये हार्मोन के स्तर पर काम करती हैं। ये गोलियां शरीर में अंडाणु के बनने या उसके निकलने की प्रक्रिया, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं, उसी को रोक देती हैं। अच्छा, तो अंडा ही नहीं बनता? हाँ, या बनता है तो रिलीज नहीं होता। और जब अंडा ही नहीं होगा तो निषेचन कैसे होगा? सही है। एक और सवाल था तंत्रिका तंत्र से।
कौन सी कोशिका संवेदनाएं ग्रहण करती हैं और उनका संचार करती हैं? ये काम हमारे शरीर का वायरिंग सिस्टम करता है, जिसकी इकाई है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन। हाँ, यही कोशिकाएं हमारे शरीर से सिग्नल लेकर बिजली की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाती हैं। और जीव विज्ञान का आखिरी सवाल, फसल के संबंध में कौन सा एक अजैविक कारक नहीं है? ये फिर से बेसिक परिभाषा का सवाल है। अजैविक मतलब निर्जीव, जैसे पानी, हवा, तापमान। और जैविक मतलब सजीव। बिल्कुल। दिए गए विकल्पों में कीट था। कीट एक जीवित जीव है, तो वो जैविक कारक है, अजैविक नहीं। तो जीव विज्ञान में भी वही पैटर्न देखा। अब आखिर में तर्क और गणित पर आते हैं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल था। अगर m और n धनात्मक पूर्णांक हैं और mn एक सम संख्या है, तो m² के n² किससे हमेशा विभाजित होगा? तो m² n² का फॉर्मूला होता है m गुणा n गुणा m + n। बिल्कुल। और असली तर्क यहीं से शुरू होता है। वहाँ कैसे? अगर दो संख्याओं का अंतर mn सम है, तो उनका योग m + n भी हमेशा सम ही होगा। अच्छा, हाँ सही बात है। और जब आप दो सम संख्याओं को गुणा करते हैं, तो नतीजा हमेशा 4 से विभाजित होता है, इसलिए उत्तर है 4। ये तो पूरी तरह से लॉजिक पर था, कैलकुलेशन पे नहीं। हाँ, और ऐसा ही एक सवाल प्रतिरोध पर था। वो 8 ओम वाले तार को 7 भागों में काटने वाला। जी। तार को 7 बराबर भागों में काटा, तो हर भाग का प्रतिरोध हो गया R नीचे 7। ये तो सीधा है। फिर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा। जब समानांतर में जोड़ते हैं तो नया प्रतिरोध R' हो जाता है, R7 को 7 से भाग देने पर, यानी R49। R/49। हाँ, और सवाल में पूछा था R का मान, तो R को R49 से भाग देंगे तो 49 ऊपर आ जाएगा। उत्तर हुआ 49। समझ गया। इसमें 2 कॉन्सेप्ट एक साथ चेक कर लिए। बिल्कुल। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हमारा आखिरी निष्कर्ष क्या है? परीक्षक आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? परीक्षक एक ऐसा उम्मीदवार ढूंढ रहा है जिसकी नींव मजबूत हो, जिसे सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उनके पीछे का क्यों और कैसे पता हो, जो अपने आसपास और दुनिया में हो रही चीजों से वाकिफ हो। मतलब अब गहराई और विस्तार दोनों चाहिए। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हमने इस पूरे पेपर में एक पैटर्न देखा। सवाल क्या से ज्यादा कैसे और क्यों पर थे। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं, एनोडाइजिंग क्यों की जाती है। तो भविष्य के उम्मीदवारों को ये सोचना चाहिए, क्या आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या आप उसके पीछे के तंत्र को समझ रहे हैं? क्योंकि ये पेपर साफ बताता है कि भविष्य उन्हीं का है जो दूसरा रास्ता चुनते हैं।